Hello everyone, welcome to the platform Prep for ICER. We have already launched a crash course for IAT, so do join that course. और हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं बुक्स फॉर आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट 2026 जिसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज PYQs अलोंग विद द मॉक टेस्ट और चारों सब्जेक्ट्स इसमें आपको मिलेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। साथ ही साथ 8 प्रीवियस ईयर आईआईटी जो पेपर्स हैं वो भी आपको मिलेंगे। अलोंग विद दैट हम आपके लिए एक टेस्ट सीरीज भी लाए हैं जिसमें आपको मिलेंगे 20 से भी ज्यादा AIITS मॉक टेस्ट। और सबसे अच्छी बात यह है कि पहला जो ट्रायल टेस्ट है दैट इज फॉर फ्री। सो आप सभी इसको ज्वाइन कीजिए एंड गेट द मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम दिस कोर्स। तो यहाँ पे आज जो बायोलॉजी की क्लास में हम कंटेंट्स पढ़ने वाले हैं दैट इज अबाउट द सेल साइकिल एंड डिवीजन एंड बायोमोलिक्यूल्स। तो पहले हम एक क्विक रिकैप लेंगे और साथ में फिर हम PYQ सॉल्व करेंगे इन चैप्टर्स के। तो देखिए, जो पहला चीज हम देखते हैं कि सेल क्या है। तो हमें पता है कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सबसे छोटी जो चीज है जिसके अंदर लाइफ है दैट इज द सेल। सेल से छोटा ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको हम लिविंग कह सकते हैं। सो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब एक सेल की अगर हम बात करें सो सेल दो तरह की हम पढ़ते हैं, वन इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड द अदर वन इज यूकैरियोटिक सेल। और ये किस बेसिस पे डिवीजन किया गया है? न्यूक्लियस के बेस पे। प्रो मीन्स प्रिमिटिव। कैरियो जो कैरियोटिक वर्ड है दैट इज कमिंग फ्रॉम द वर्ड कैरियोन। कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। सो मेजर जो इनको क्लासिफाई करने का क्राइटेरिया है दैट इज द न्यूक्लियस। तो जिन सेल के अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है दे आर कॉल्ड द यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक, यू मीन्स होता है ट्रू। तो एक ट्रू न्यूक्लियस मीन्स एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो ऐसी सेल जिनमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, अब किसको कहेंगे हम? सो ऐसा न्यूक्लियस विच इज हैविंग अ डबल मेम्ब्रेन, मीन्स ऐसे दो आउटर मेम्ब्रेन्स होंगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, आउटर एंड इनर वन। these are the nuclear pores, these are nuclear envelopes और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, आउटर एंड इनर। एंड इसके अंदर आपको मिलेंगे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है हमारे क्रोमेटिड्स। क्रोमेटिन फाइबर्स कह सकते हैं हम इन्हें, जो कि बाद में कंडेंस होके क्रोमोसोम्स बनाते हैं। एंड ये बने होते हैं, ये जो क्रोमोसोम्स होंगे हमारे, ये क्रोमोसोम्स बने होते हैं बेसिकली हमारे DNA से और प्रोटीन से। वन मोर थिंग टू रिमेम्बर इज, जो यूकैरियोटिक सेल है उनके अंदर DNA के अंदर कुछ प्रोटीन्स होंगे विच आर कॉल्ड द हिस्टोन प्रोटीन्स। सो हिस्टोन प्रोटीन्स भी होंगे और उसके अलावा दूसरे प्रोटीन्स भी होंगे। बट अगर सेल के अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स है मींस DNA इज एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन्स, सो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की तो यहाँ पे एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब क्या हो गया कि नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। ये न्यूक्लियस के बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होगी। साथ ही साथ DNA विल बी नेकेड। नेकेड DNA का मतलब है कि DNA इज नॉट एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन्स। साथ ही साथ और भी बहुत सारे इनके पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस होते हैं जो हम आगे PYQs के साथ सॉल्व करेंगे। बट ये वाली बात हमेशा याद रखिएगा कि हिस्टोन प्रोटीन्स DNA के साथ एसोसिएटेड होंगे। और अगर नेकेड DNA जब हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर तो इसका मतलब है कि DNA इज नॉट एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन्स। ओके, आगे अगर हम चलें सेल की बात करें तो सेल के अंदर आपको सेल एक बॉक्स की तरह हम बनाते हैं। तो इस बॉक्स के बाहर आपको एक डेफिनेट बाउंड्री मिलेगी। ये एक बहुत ही पतली, बहुत ही थिन मेम्ब्रेन होती है विच इज कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर जो भी सारा कंटेंट होगा दैट इज कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये सेल का जो भी पार्ट बच गया दैट इज प्रोटोप्लाज्म। अब इस प्रोटोप्लाज्म को हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। एक तो यूकैरियोटिक सेल जैसे बना रहे हैं तो ये एक तो न्यूक्लियस होगा, सो देयर विल बी अ न्यूक्लियस
और न्यूक्लियस के अलावा जो ये बाकी सारा पार्ट बच गया है, दिस इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म. सो न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म. अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर आपको छोटे छोटे कुछ कंपार्टमेंट्स नजर आएंगे, मेम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट्स. तो ये मेम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट्स आर द सेल ऑर्गेनल्स. ये सारे सेल ऑर्गेनल्स होंगे, अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के. और इस कंपार्टमेंट्स के बाहर यहाँ पे एक जेली जैसा, एक जेल जैसा एक्वस फ्लूइड प्रेजेंट होगा, दैट इज कॉल्ड द साइटोसोल. ठीक है. तो हम कह सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म इज न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म इज हैविंग टू कंपोनेंट्स, सेल ऑर्गेनल्स एंड साइटोसोल. साइटोसोल इज द जेल लाइक सब्सटेंस जो कि सेल के ये पार्ट को कवर करेगा, और साथ में जो यहाँ पे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं सेल के अंदर, मेम्ब्रेन बाउंड, दीज आर कॉल्ड द सेल ऑर्गेनल्स. ठीक है. अब ये सेल ऑर्गेनल्स बहुत टाइप के हैं, मतलब बहुत अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के, और अलग अलग फंक्शंस ये परफॉर्म करने के लिए होते हैं. तो यूकैरियोटिक सेल में आपको बहुत सारे ऐसे कंपार्टमेंट्स मिलेंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, आप देखेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साथ ही साथ आपको मिलेंगे गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स. सो ऐसे बहुत सारे कंपार्टमेंट्स आपको नजर आएंगे, और इन सभी कंपार्टमेंट्स का अपना अपना फंक्शन होता है. ठीक है. तो ये तो था सेल का एक जनरल सा व्यू. अब हम क्वेश्चंस के साथ साथ बाकी सारा पार्ट डिस्कस करेंगे. तो पहला जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, दैट इज, let x be the perpendicular distance from the centromere of each chromosome to the equatorial plate of a human cell. Which of the following stages of cell cycle is most likely to have the highest average value of x? ठीक है. तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा है कि ये हमारी सेल है, ये अगर मैं सेल को ऐसे बनाऊं, ये जो सेल का, ये सेल के पोल है, दिस इज अ पोल, दिस इज अ पोल, और जो ये बीच वाला जो ये पूरा पार्ट है, दैट इज कॉल्ड द इक्वेटर. अगर, ठीक है, ये इक्वेटर है. अब क्या क्या बोलता है कि क्रोमोसोम है. क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि क्रोमोसोम के अंदर ऐसे, अगर डीएनए रेप्लिकेट हो चुका है तो ऐसे आपको दो क्रोमेटिड्स नजर आएंगी, और ये दो क्रोमेटिड्स जिस पॉइंट पे अटैच है, जहां पे सबसे पास में है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द सेंट्रोमियर. ठीक है. अब क्या बोला है कि x अगर डिस्टेंस है सेंट्रोमियर की, हर क्रोमोसोम के, फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट ऑफ अ ह्यूमन सेल, तो इनमें से x की वैल्यू हाईएस्ट कब होगी. सो क्या होगा, देखिए, एनाफेज हमें पता है सेल साइकिल के बारे में कि मेटाफेज के दौरान क्या होता है. मेटाफेज वो स्टेज है जब सारे के सारे क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पे ऐसे अलाइन हो जाते हैं, ऐसे. तो जब ये क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेन पे है तो ये स्टेज होती है मेटाफेज. ठीक है. अब क्या होता है आगे चल के कि मेटाफेज के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है एनाफेज. तो एनाफेज में ये जो क्रोमेटिड्स हैं, ये लगा लीजिए, या जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो लगा लीजिए, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि एक जो क्रोमेटिड्स हैं ये एक दूसरे से अलग हो जा रही है. यहाँ पे ये ऐसे स्प्लिट हो जाती है, ये दोनों क्रोमेटिड अलग हो जाती है, और अब इन क्रोमेटिड का अपना अलग अलग सेंट्रोमियर है, और ये क्रोमेटिड इस वाले पोल के साथ जाना शुरू कर देती है, और ये वाला क्रोमेटिड इस पोल के साथ जाना शुरू कर देती है. सिमिलरली हर एक क्रोमोसोम की एक एक क्रोमेटिड अपने अपने पोल के पास जाना शुरू कर देगी, लाइक दिस. ठीक है. अब ये जो स्प्लिटिंग हो गई है, यहाँ पे हम देख रहे हैं स्प्लिटिंग हो गई है, ये क्रोमेटिड्स आपस में अलग हो गए. ये कौन से स्टेज में हो रहा है आपका, एनाफेज में. अब एनाफेज को भी दो पार्ट्स में बांट दिया, अर्ली एनाफेज एंड लेट एनाफेज. अर्ली एनाफेज में क्या होगा, ये क्रोमोसोम की एक क्रोमेटिड इधर जाना शुरू हो गई, ये इधर जाना शुरू हो गई, और लेट एनाफेज तक आते आते, लेट एनाफेज तक आते आते क्या होगा, ये
सोम है हमारा, हर एक क्रोमोसोम की एक एक क्रोमेटिड अपने अपने पोल पे चली गई है, ऐसे ऐसे चली गई है। ये इनका सेंट्रोमियर है, दिस इज सेंट्रोमियर, दिस इज सेंट्रोमियर, दिस वन इज सेंट्रोमियर, दिस वन इज सेंट्रोमियर, और ये है इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, अब डिस्टेंस ये देखिए, ये वाला जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड एक्स। ठीक है, सेंट्रोमियर का जो इक्वेटोरियल प्लेन से जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एक्स। तो एक्स मैक्सिमम कब होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये क्रोमेटिड्स अपने अपने पोल पे पहुंच जाएगी, ये अपने अपने पोल पे पहुंच जाएगी, तो ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे ये क्रोमेटिड इस इक्वेटोरियल प्लेन से दूर जाती जाएगी, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। और ये डिस्टेंस मैक्सिमम कब होगा? जब ये दोनों की दोनों क्रोमेटिड्स अपने अपने पोल पे पहुंच चुकी है। तो ऐसा कब होगा? during the late anaphase. So the value of x will be highest during the late anaphase. So answer of this question will be option A. I hope it is clear. If not, comment kijiye. Now the next question is, let me change the color, in color. तो दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, द फॉलोइंग इवेंट्स आर एसोसिएटेड विद मियोसिस। ठीक है, मियोसिस क्या होता है? सबसे पहले तो थोड़ा सा देख लेते हैं। मियोसिस इज द रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहा? क्योंकि जो क्रोमोसोम का नंबर है पेरेंट सेल में जितना है उससे हाफ होगा इनटू द डॉटर सेल। तो रिडक्शनल डिवीजन कहने का मतलब है कि अगर मान लो पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम है, तो दो डिविजन होंगे। पहला डिवीजन मियोसिस 1, फिर होगा मियोसिस 2, ऐसे। और जो ये डॉटर सेल्स बनी है, 4 डॉटर सेल्स, इनके अंदर क्रोमोसोम का नंबर हाफ होगा, दैट विल बी 23 23 23 20। तो क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है डॉटर सेल्स में पेरेंट सेल से, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द रिडक्शनल डिवीजन। ऑल्सो द डीएनए अमाउंट ऑल्सो गेट्स हाफ। जैसे इस सेल के अंदर मान लो डीएनए का अमाउंट था 2C, तो जो डॉटर सेल्स होंगी उनमें कितना होगा? 1C 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 1C। तो डीएनए का अमाउंट भी हाफ हो जाता है। तो इट इज रिडक्शनल बोथ इन केस विद द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड द डीएनए कंटेंट। ठीक है, अब ये कुछ इवेंट्स हैं जो मियोसिस के साथ एसोसिएटेड है, तो हमें इनका सीक्वेंस बताना है। ऑल्दो यहाँ पे ऑप्शंस नहीं गिवन है, बट हम देखते हैं क्या होता है। तो हमें पता है कि प्रोफेज होता है, प्रोफेज जो डिवीजन का पहला, मियोसिस 1 का जो पहला स्टेज है दैट इज प्रोफेज 1। और फर्दर इसको भी सब स्टेजेस में बांटा गया है, जैसे लैप्टोटिन, जाइगोटिन, पेकाइटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस। ये 5 सब स्टेजेस होती हैं। तो हर एक स्टेज में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ कुछ चीजें होती हैं, तो हमें उस सीक्वेंस को बताना है कि कौन सा इवेंट पहले होगा, कौन सा बाद में होगा। ठीक है, तो पहला जो इवेंट होगा दैट विल बी, पहले हम देखते हैं पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। देखिए, होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब जो हमारे पास क्रोमोसोम है वो पेयर में होते हैं। जैसे हम कहते हैं 23 पेयर, तो हमारे पास हर एक क्रोमोसोम की 2 कॉपीज प्रेजेंट होती है। डिप्लॉइड सेल के अंदर एक क्रोमोसोम की 2 कॉपीज होंगी। तो हमारे पास 23 क्रोमोसोम्स है और हर एक क्रोमोसोम की 2 कॉपीज है, तो 23 पेयर कहने का मतलब है 46 क्रोमोसोम्स है। ठीक है, और हर एक पेयर, जैसे मैं इसको एक पेयर बना दूं, ये एक क्रोमोसोम है और इसका जो ये दूसरा पेयर है, ये आपस में होंगे होमोलोगस। होमोलोगस का मतलब सिंपल भाषा में कहें तो सेम जीन लोकस पे सेम कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले जीन्स होंगे। तो ये ब्रॉडर एस्पेक्ट हो जाएगा। तो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, इसको हम कहते हैं साइनेप्सिस। और इन क्रोमोसोम को आपस में पेयर करने के लिए यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि इन क्रोमोसोम को पास मिलाता है। तो इस पेयरिंग के लिए, साइनेप्सिस के लिए, देयर इज साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो जब ये क्रोमोसोम्स आपस में कैसे होगा, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इन क्रोमोसोम को आपस में बांध के रखेगा अभी होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम्स के, और इनकी पेयरिंग को हम साइनेप्सिस कहते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि आपका रिकॉम्बिनेशन मॉड्यूल बनता है।
रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बेसिकली एक प्रोटीनस स्ट्रक्चर होता है जो आगे चल के ये डिसाइड करेगा कि क्रॉसिंग ओवर किन पॉइंट्स पे होगी। तो आगे के लिए एक प्रोटीनस कॉम्प्लेक्स बनेगा जो कि क्या डिसाइड करेगा, क्रॉसिंग ओवर किन पोजीशंस पे होगी। तो क्रॉसिंग ओवर जिन पोजीशंस पे होगी वहां पे एक प्रोटीन से बना हुआ कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसे हम रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहते हैं। ठीक है, फिर क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन में क्या होगा, पहले क्रॉसिंग ओवर्स, जैसे ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये क्रोमेटिड है, इसी तरह से ये इसका पेयर हो गया। तो इनके बीच में जैसे ये डीएनए है, इसका डीएनए है, तो इनके डीएनए के सेगमेंट्स एक्सचेंज होते हैं, और इन डीएनए के सेगमेंट्स का एक्सचेंज होना जिन पॉइंट्स पे होगा दे आर कॉल्ड द क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर मींस ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये आपस में सिस्टर है, ये आपस में सिस्टर है। सो नॉन सिस्टर जो क्रोमेटिड्स हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, वो अपना कुछ पार्ट ऑफ डीएनए एक्सचेंज करती है जिसे हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर के बाद ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, लेकिन जिन पॉइंट्स पे क्रॉसिंग ओवर हुई है, जैसे ये ऐसे, सो इन पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर हुई थी, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो गया, अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग होना शुरू हो गए, लेकिन जिन पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर हुई थी वहां पे ये अभी भी बचे हुए हैं। तो ये जो एक्स शेप स्ट्रक्चर्स बचे हैं इनको हम कहते हैं काइस्मेटा। तो काइस्मेटा होगा। ठीक है, तो प्रोफेज वन के दौरान देखिए आपको ये बहुत ही डिटेल में मियोसिस पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले मियोसिस के जो बेसिक स्टेप्स हैं वो, तभी आप इनको सीक्वेंस में अरेंज कर पाएंगे। तो मैं आपको एक मोटा मोटा बता देती हूँ कि मियोसिस में सबसे पहले जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपने पेयर के साथ आ जाते हैं, और इस पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम को साइनेप्सिस कहते हैं। और इन क्रोमोसोम्स को पेयर अप करने के लिए इनके बीच में कॉम्प्लेक्स बनता है विच इज कॉल्ड द साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसके बाद रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है, मतलब प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनता है इन क्रोमेटिड्स के बीच में जो आगे के लिए क्रॉसिंग ओवर को डिसाइड करेगा कि किन पॉइंट्स पे होगी। फिर क्रॉसिंग ओवर होगी, मतलब दो नॉन सिस्टर जो क्रोमेटिड्स हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, वो अपने डीएनए के कुछ कुछ पार्ट्स को एक्सचेंज करती है। फिर क्या होता है, आपके जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होने के कारण वो अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जिन पॉइंट्स पे क्रॉसिंग ओवर हुई है वहां पे वो अभी भी इकट्ठे हैं, और उन पॉइंट्स को हम चाइस्मेटा या काइस्मेटा कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो इवेंट्स हैं ये आपके प्रोफेज वन में हो जाते हैं। अब फिर सेल प्रोसीड करती है टूवर्ड्स द मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टीलोफेज वन। तो बाद में जो ये हमारे मियोटिक स्पिंडल्स हैं ये आपके प्रोफेज वन के एंड में बनना शुरू होंगे, और फिर मेटाफेज एनाफेज तक ये चलते रहेंगे। तो ये वाला इवेंट जो है ये तो बहुत बाद में होगा, मियोटिक स्पिंडल वाला। तो और ये बाकी जो इवेंट्स हैं ये सारे आपके हो जाएंगे पहले ही। तो अगर हम इनको सीक्वेंस में अरेंज करें तो हम क्या देखते हैं, सबसे पहले तो आपका क्या बना, सबसे पहले बना साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, सो पहला हो गया 4। फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फर्स्ट, फिर क्रॉसिंग ओवर होगी, सॉरी पहले आपका हो गया साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, देन ये हो गया, फिर आपके होगी फॉर्मेशन ऑफ काइस्मेटा, और फिर उसके बाद आपके क्या बनेंगे, मियोटिक स्पिंडल। तो जो करेक्ट सीक्वेंस होगी इन इवेंट्स की वो होगी 4 1 3 2। सो ये है। अब चलते हैं आगे। जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो हमें बतानी है। ठीक है, तो क्या क्या यहाँ पे स्टेटमेंट है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो सबसे पहले हम देखें, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में छोटी छोटी जानकारी ले लेते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दैट इज अ लिपिड बाइलेयर, और यहाँ पे क्या होते हैं, फोस्फोलिपिड्स होते हैं। फोस्फोलिपिड की बाइलेयर यहाँ पे प्रेजेंट होती है, और एक फोस्फोलिपिड में आपको ऐसे हाइड्रोफिलिक हेड मिलते हैं और ऐसे हाइड्रोफोबिक टेल मिलती है। ये एक लेयर हो गई, ऐसे ही हमारे पास ये दूसरी लेयर है। तो ये हमारी फोस्फोलिपिड बाइलेयर है।
साथ ही साथ प्रोटीन्स मिलते हैं। तो कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो कि लिपिड की बाइलेयर को पूरा आपका क्रॉस कर जाते हैं ऐसे। कुछ ऐसे होते हैं जो आपको एक ही सरफेस पे नजर आएंगे ऐसे, और कुछ है जो आपको बाहर इस यहाँ लेयर के बाहर नजर आएंगे। तो इस तरह से ये बहुत सारे प्रोटीन होते हैं। इनको, ये जो मेम्ब्रेन के अंदर धसे हुए हैं, ये कह लो या ये कह लो, ये तो आपके होते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। और जो ये बाहर है, जो सरफेस पे ही है, दे आर द एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। ठीक है। अब साथ ही साथ ये बात ध्यान रखिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लूइड इन नेचर। फ्लूइड क्यों कहते हैं हम? फ्लूइडिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू फ्लो, क्योंकि जो इसके कंपोनेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ये अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। सो बिकॉज दे कैन चेंज देयर पोजीशन इन द लेयर, तो इस वजह से हम इसे फ्लूइड नेचर मानते हैं। ठीक है। अब जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो देखने के लिए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है? इट इज अ फ्लूइड मोजाइक स्ट्रक्चर। तो बात ठीक है, एक मोजाइक स्ट्रक्चर है, मतलब ये हर जगह से सिमिलर नहीं है। ये आपको जैसे एक तरबूज होता है, उसका पल्प होता है, उसमें कहीं कहीं सीड्स होते हैं, वैसा है कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो फोस्फोलिपिड बाइलेयर है, लेकिन उसमें किन्हीं किन्हीं पॉइंट पे आपको प्रोटीन नजर आएंगे। तो इस तरह से हम कहेंगे कि मोजाइक है, और फ्लूइडिटी इसका एक नेचर है, क्योंकि इसके कंपोनेंट्स कैन फ्लो। ठीक है। और ये बनी किससे है? लिपिड्स। लिपिड्स में भी फोस्फोलिपिड्स मेनली, और प्रोटीन से। तो ये बात तो है हमारी ठीक। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकती। दूसरा कहता है कि कोलेस्ट्रॉल इंक्रीजेस द फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन एट लो टेम्परेचर्स। तो देखिए, कोलेस्ट्रॉल एक बफर की तरह काम करता है, मतलब हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर दोनों पे जो मेम्ब्रेन है उसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन रखता है। अब लो टेम्परेचर पे क्या होना चाहिए? लो टेम्परेचर पे जो कंपोनेंट्स हैं उनकी मूवमेंट रुक जानी चाहिए। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अगर उसके कंपोनेंट्स आपस में अपनी पोजीशन एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्लूइडिटी वाला नेचर है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो लो टेम्परेचर पे कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होंगे जो कि इस मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को बढ़ाएंगे, और उन्हीं में से एक कंपोनेंट क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? ये लिपिड के जो लेयर्स हैं, इनके साथ, ये लिपिड के साथ एसोसिएट हो जाता है, और इसकी वजह से ये इनकी क्लोज पैकिंग को रोकता है। अगर बीच बीच में ये जो कोलेस्ट्रॉल है वो प्रेजेंट होगा, तो ये जो लिपिड्स की लेयर्स हैं, लिपिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में बहुत अच्छे से फिट नहीं हो पाएंगे, और फिट नहीं होंगे तो मतलब इनकी फ्लूइडिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये बात भी है ठीक। अगला है फोस्फोलिपिड बाइलेयर। ये तो ठीक बात है। तो हमारे पास जो बचता है वो सी ऑप्शन बचता है, जो कि क्या कहता है? इंटीग्रल प्रोटीन्स कैन मूव फ्रीली अक्रॉस द मेम्ब्रेन। दिस इज नॉट करेक्ट। ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है, ये साइटोस्केलेटन के साथ, जो सेल के अंदर साइटोस्केलेटन है उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, जिसकी वजह से ये सेल में बहुत फ्रीली मूव नहीं कर सकते। कुछ मूव करते हैं, लेकिन बहुत रेस्ट्रिक्टेड इनका मूवमेंट होता है, बहुत फ्रीली ये इंटीग्रल प्रोटीन मूव मेम्ब्रेन में नहीं करते हैं। सो ये वाला जो पार्ट है, सी स्टेटमेंट है, ये है हमारी इनकरेक्ट। सो दिस विल बी द राइट आंसर। Now moving towards the next question, which says which of the following correctly matches the cell organelles with the function। तो मैंने आपको बताया था कि सेल के अंदर कंपार्टमेंट्स बने होते हैं, कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है यूकैरियोटिक सेल में, और उन कंपार्टमेंट्स को हम कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स। और हर सेल ऑर्गेनल का अपना एक शेप, साइज, फंक्शन होता है। तो हमें उन जो ऑर्गेनल्स हैं उनके फंक्शन के बारे में बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो देखिए, लाइसोसोम आपको किसमें मिलते हैं? लाइसोसोम्स आर फाउंड इन एनिमल सेल्स। अगर आपको प्लांट सेल्स और एनिमल सेल में एक बेसिक डिफरेंस देखना हो, तो आपको मिलेगा कि एनिमल सेल्स के अंदर आपको लाइसोसोम्स मिलते हैं, जबकि आपको प्लांट सेल्स में लाइसोसोम्स देखने को नहीं मिलते। अब ये लाइसोसोम्स हैं क्या? ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऐसे बैग्स हैं, जिनके अंदर एंजाइम्स भरे होते हैं, बहुत सारे टाइप के एंजाइम्स भरे होते हैं, जो कि एसिडिक, लाइसोसोम के अंदर का जो पीएच होता है दैट इज एसिडिक। सो ये जो एंजाइम है, दीज आर एसिड हाइड्रोलिसिस। इनको हम एसिड हाइड्रोलिसिस कहते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ये वाटर की हेल्प से केमिकल का ब्रेक डाउन करते हैं। सो
हाइड्रो मीन्स वाटर, पहले हाइड्रोलिस हाइड्रेशन करते हैं देन लाइसिस करते हैं, तो वाटर ऐड करके मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं, जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स करते हैं सेम वैसे ही। तो इनमें आते हैं आपके प्रोटीएजेस जो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करते हैं, लाइपेजेस जो लिपिड्स को ब्रेक डाउन करते हैं, इसी तरह से आपके अमाइलेजेस होते हैं, कार्बोहाइड्रेजेस जो कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करेंगे। तो डिफरेंट टाइप के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की वजह से जो लाइसोसोम का मेन फंक्शन है वो डाइजेशन। अब वो किसका डाइजेशन करेंगे, वो किसी का भी डाइजेशन कर सकते हैं। डाइजेशन किसका कर सकते हैं, अगर सेल के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाए, जैसे कोई बैक्टीरिया आ जाए, ठीक है, तो उसको लाइज कर देंगे। या जो सेल के वोर्न आउट ऑर्गेनल्स हैं उनको ये लाइज कर देंगे। मान लो सेल का कोई ऑर्गेनल ठीक से काम नहीं कर रहा है, पुराना हो गया है, तो उसको डाइजेस्ट कर देंगे ताकि उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो रीयूज हो सके नया मटेरियल बनाने में। इसके अलावा खुद पूरी पूरी सेल को भी ये लाइज कर सकते हैं। अगर सेल पुरानी हो जाए, ठीक से काम नहीं कर रही है या फिर कैंसरस हो गई है, तो उस केस में ये जो मेम्ब्रेन है ये इसका लाइसिस हो जाता है और ये सारे के सारे एंजाइम साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं और ये पूरी सेल को लाइज करा देते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो लाइसोसोम है उसका काम डाइजेशन कराना है। वो फॉरेन पार्टिकल का भी हो सकता है, वोर्न आउट ऑर्गेनल्स का भी हो सकता है, या पूरी की पूरी सेल का भी हो सकता है। अगर ये उस सेल को ही पूरा किल कर देंगे जिसमें ये रह रहे हैं, तो इसको हम इसलिए सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। तो लाइसोसोम का काम लिपिड सिंथेसिस नहीं है, तो ये तो हमारा करेक्ट मैच नहीं होगा। अगला हम देखें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास दो होते हैं, स्मूथ एंड रफ। तो अगर ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है हमारे पास, ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं, तो अगर इसके ऊपर ऐसे राइबोसोम्स अटैच है तो इसे हम रफ कहते हैं, और अगर इसके ऊपर ऐसे राइबोसोम्स अटैच नहीं है तो इसे हम स्मूथ कहते हैं। अब जो स्मूथ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका मेन काम होता है लिपिड सिंथेसिस में। इसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, और साथ ही साथ इसका एक और काम होता है दैट इज डेटॉक्सिफिकेशन। लेकिन डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ये लीवर सेल्स में, जैसे लीवर सेल्स हैं वहां पे हमारी बॉडी के अंदर जो ड्रग्स हैं या हार्मफुल केमिकल्स हैं वो डिटॉक्सिफाई होते हैं। तो वहां पे ये काम कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम प्रोटीन मॉडिफिकेशन नहीं बल्कि लिपिड सिंथेसिस, जैसे आपके स्टेरॉइड जो हॉर्मोन्स है उनको बनाना, बिकॉज दे आर ऑल्सो लिपिड इन नेचर, और डिटॉक्सिफिकेशन में है, तो प्रोटीन मॉडिफिकेशन में नहीं है। अगला हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है गोल्जी एपेरेटस और गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, दो सरफेस होते हैं इनके, सिस एंड ट्रांस, इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, सिस्टर ने प्रेजेंट होती है, ये वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे छोटे छोटे वेसिकल्स और ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो भी मटेरियल यहाँ पे आता है, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये मटेरियल सिंथेसाइज करके हमारे भेजते हैं गोल्जी बॉडीज के पास। अब गोल्जी बॉडी के अंदर उन प्रोटीन्स का, जो भी हमारे आर से प्रोटीन्स आ रहे हैं उनका मॉडिफिकेशन होता है। मॉडिफिकेशन मतलब उनमें से कोई पार्ट अगर डिलीट करना है, या कोई पार्ट उनमें से, एक सेकेंड, तो कौन सा पार्ट डिलीट करना है, कौन सा पार्ट बनाना है, ऐड करना है, जैसे चीजों में शुगर पार्ट ऐड करना, प्रोटीन के साथ शुगर ऐड करके ग्लाइकोप्रोटीन बनाना, लिपिड के साथ शुगर ऐड करके ग्लाइकोलिपिड्स बनाना, तो उनको मॉडिफाई करता है। साथ ही साथ टैगिंग, मतलब उनमें कुछ केमिकल्स ऐड किए जाते हैं। सपोज कोई प्रोटीन है अब उस प्रोटीन को कहाँ पहुंचाना है, सेल के बाहर पहुंचाना है, सेल के अंदर पहुंचाना है। सेल के अंदर पहुंचाना है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास पहुंचाना है कि कहीं दूसरे साइड पे पहुंचाना है, तो मतलब उनकी सॉर्टिंग कि कहाँ किस चीज को पहुंचाना है और फिर उनको पैक करना और ट्रांसपोर्ट करना, तो ये सारे काम जो होते हैं वो गोल्जी बॉडीज के होते हैं। अब ये सारा ट्रैफिक जो प्रोटीन्स का और केमिकल्स का उसको हैंडल करती है, इसलिए हम इन्हें ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। तो गोल्जी एपरेटस का काम क्या है, सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स, तो ये बात हो जाती है सही। नेक्स्ट जो है कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। नो, मैंने बताया डिटॉक्सिफिकेशन का काम हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल का पावर हाउस है,
क्योंकि ये इसका मेन काम है एटीपी सिंथेसिस। तो सेल में ये प्रोटीन सॉरी एटीपी सिंथेसिस करती है, तो इसलिए इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। और which of the following will happen if cell lacks functional ribosomes? सो अभी हम पढ़ रहे थे कि सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनका अपना अपना काम होता है, तो राइबोसोम्स को हम कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, क्योंकि इनका काम है सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस करना। सो प्रोटीन सिंथेसिस इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम, चाहे वो फ्री राइबोसोम्स हो या वो राइबोसोम्स हो जो ईआर के सरफेस पे हैं, सभी राइबोसोम्स का काम होता है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो अगर एक सेल के अंदर राइबोसोम्स नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है सेल विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस प्रोटीन बिकॉज इट इज देयर फंक्शन। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी। सो इट वाज वेरी सिंपल। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये जो क्वेश्चंस है हमारे, ये है सेल डिवीजन से। तो आपको पता होना चाहिए माइटोसिस एंड मियोसिस। अगर आपको इन दोनों के बारे में पता है इनके, तो इजीली हो जाएगा। तो माइटोसिस इज द इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि पेरेंट सेल के अंदर जितना क्रोमोसोम का नंबर है उतना ही डॉटर सेल्स के अंदर होगा। ठीक है। मियोसिस एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि एक रिडक्शनल डिवीजन है जहां क्रोमोसोम का नंबर और डीएनए का अमाउंट दोनों ही हाफ होंगे पेरेंट सेल से डॉटर सेल में। अब ये जो क्वेश्चन है ये मियोसिस से है, तो देखिए क्या कहता है कि एक डिप्लॉयड इफ अ डिप्लॉयड सेल विद 2n is equal to 16 undergoes meiosis, how many chromosomes will each gamete have? So this is very easy question। तो हमें पता है कि डिप्लॉयड सेल है, मतलब एक डिप्लॉयड सेल का मतलब क्या है, सेल की प्लॉइडी है 2n, मतलब सेल के अंदर हर क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट है, और 2n है हमारा 16। तो आपको पता है मियोसिस होगा, एक 2n सेल है तो मियोसिस से बनने वाली जो डॉटर सेल्स हैं वो होंगी n, क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर अगर हम 2n से लिख रहे हैं तो ये 1n होगा। मतलब अगर ये सेल हमारी डिप्लॉयड है पेरेंट सेल, तो ये जो हमारी डॉटर सेल है इट विल बी हैप्लॉयड एंड गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉयड। तो गैमेट के अंदर कितना होगा क्रोमोसोम का नंबर? सो 2n is equal to 16, so n will be 16 by 2, it means half 8। सो आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन बी। सो इट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन अगेन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, which of the following statements about meiosis in sexually reproducing plants is incorrect? So now we have to find out the incorrect statement। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ मियोसिस 2 आर हैप्लॉइड गैमेट्स। दूसरा स्टेटमेंट है द 4 प्रोडक्ट्स ऑफ मियोसिस आर जेनेटिकली डिफरेंट। थर्ड इज meiotic recombination takes place in both males and females. In most flowering plants only one of the 4 products of meiosis survive। तो देखने में तो सारे ही सही सही लग रहे हैं, है ना, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन एक तो इनकरेक्ट है, तो वो पहला ही इनकरेक्ट है। कैसे कि आपने एंजियोस्पर्म्स या जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अंदर आपने देखा होगा कि प्लांट की जो बॉडी है दैट इज अ स्पोरोफाइट। अगर हम एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म्स की बात करें तो प्लांट की बॉडी है स्पोरोफाइट, मतलब 2n है, और ये स्पोर प्रोड्यूस करती है। इस प्लांट बॉडी के अंदर फिर आपके बनते हैं स्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया एंड माइक्रोस्पोरेंजिया, और इन स्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट होती है स्पोर मदर सेल। अगर आपको याद हो प्लांट किंगडम, और ये स्पोर मदर सेल भी क्या होगी? 2n। अब इन स्पोर मदर सेल के अंदर होता है मियोसिस 1 and 2, और इस मियोसिस से बनते हैं स्पोर्स जो कि होते हैं हैप्लॉइड। अगर मियोसिस हो रहा है तो 2n से n बन जाएगी, तो ये स्पोर्स कैसे हो गए? हैप्लॉइड। फिर ये स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं और फिर यहाँ से नया जो जनरेशन स्टार्ट होता है दैट इज अ गैमेटोफाइट विच इज हैप्लॉइड। गैमेटोफाइट के अंदर फिर गैमेटेंजिया प्रेजेंट होती हैं जहाँ पे गैमीट्स बनते हैं, और यहाँ पे एन। तो आप देख रहे हैं गैमीट जो है, गैमेट ऑलवेज हैप्लॉइड है नो डाउट, लेकिन यहाँ पे जो यहाँ पे गैमेटोफाइट के अंदर क्या चल रहा है? माइटोसिस, क्योंकि एन से एन बन रहा है, इक्वेशनल डिवीजन चल रहा है। जबकि मियोसिस से यहाँ पे गैमेट नहीं बल्कि क्या बन रहे हैं? स्पोर। तो प्लांट्स के केस में मियोसिस से गैमेट्स नहीं बल्कि मियोसिस से क्या बन रहे हैं? स्पोर्स बन रहे हैं।
सो हमेशा एंड प्रोडक्ट गैमेट्स नहीं होगा मियोसिस का, प्लांट्स के केस में दीज आर स्पोर्स। तो पहला ही स्टेटमेंट क्या होता है हमारा, इनकरेक्ट। तो आंसर तो हमारा आ गया ऑप्शन ए। लेकिन फिर भी हम बाकी स्टेटमेंट्स को देखें। 4 प्रोडक्ट्स ऑफ मियोसिस आर जेनेटिकली डिफरेंट, सो दिस इज ट्रू, क्योंकि मियोसिस के दौरान आपका क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है, जिससे नए नए कॉम्बिनेशन बनते हैं, और साथ ही साथ आपका क्या होता है, क्रोमोसोम्स का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो अगर आपने पढ़ा होगा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कि क्रोमोसोम कौन से जो पेयर हैं, मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, वो सेपरेट होने हैं मियोसिस में, तो कौन सा आगे चल के किसके साथ पेयर अप करेगा, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। साथ ही साथ जो क्रॉसिंग ओवर होती है उसके कारण भी नए नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो जो डॉटर सेल्स हैं वो सारी एक जैसी नहीं होती है, बल्कि उनके अंदर वेरिएशंस देखने को मिलेंगी। मियोसिस का मेन मकसद ही वेरिएशंस इंट्रोड्यूस करना है, तो ये बात ठीक है। अगला है मियोटिक रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, राइट, क्योंकि जैसे हम देखें मेल की बॉडी में भी मियोसिस होता है ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, फीमेल्स की बॉडी में भी होता है ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। तो ये सारा का सारा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, नए नए कॉम्बिनेशंस तो दोनों में ही बनेंगे। अगला क्या है, इन मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट्स ओनली 4 प्रोडक्ट्स, ओनली वन ऑफ द 4 प्रोडक्ट्स ऑफ मियोसिस सर्वाइव, सो ये भी ठीक है। तो ठीक बात है, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर आप देखते हो जैसे ये पढ़ते हैं स्पोर मदर सेल है, यहाँ पे हम जैसे पढ़ते हैं मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल 2n थी, मियोसिस हुआ 1 एंड 2, फिर बन गए मेगास्पोर्स। अब एक सेल से 4 बनते हैं, लेकिन 4 में से जो 3 है वो डीजनरेट हो जाते हैं, जबकि एक ही क्या बचता है, फंक्शनल बचता है। तो देखिए हम यहाँ से एक चीज डिपिक्ट कर सकते हैं कि हमेशा हमें से चैप्टर सेल वाला है, ठीक है, लेकिन हमें नॉलेज पुराने चैप्टर्स की भी होनी चाहिए। तो सारे चैप्टर्स आपस में कहीं ना कहीं लिंक्ड है। तो अगर आपने बायोलॉजी को समझना है तो पूरा बायोलॉजी आपको समझना पड़ेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग भी है। तो कहते हैं बायोलॉजी कभी धोखा नहीं देती, तो आप इस पे अगर अपना टाइम लगाएंगे तो ये आपको जरूर अच्छा स्कोर देगी। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सी आ गई हमारी, सो आंसर इज ओके। सो आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट माइटोसिस इज ट्रू। अब हमें ट्रू बताना है माइटोसिस के केस में, ठीक है। पहला क्या है, क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग मेटाफेज, ना ना, क्योंकि माइटोसिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर होती नहीं है। माइटोसिस तो बेचारा सिंपल सा है कि माइटोसिस में क्या होता है, अपने क्रोमोसोम है ऐसे, मैंने यहाँ पे 3 क्रोमोसोम बनाए, माइटोसिस में एक ही डिवीजन होगा, 2 डॉटर सेल्स बनेंगी, और क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम है इनकी ये जो क्रोमेटिड्स हैं ये आपस में सेपरेट हो जाएगी। तो हर सेल के, ओ सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, क्रोमेटिड्स यहाँ पे सेपरेट हो गए, ये यहाँ पे भी ऐसे। तो यहाँ पे क्या हुआ, बेचारी एक क्रोमोसोम की जो 2 क्रोमेटिड्स थी वो सेपरेट हो गए, एक अलग सेल में चली गई, एक अलग सेल में। तो कोई क्रॉसिंग ओवर वाला फंडा माइटोसिस में है ही नहीं, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट नहीं, यहाँ पे मैंने बताया कौन सेपरेट हो रहा है, यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं बल्कि एक ही क्रोमोसोम की जो 2 क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट होती हैं, तो ये भी नहीं होगा। इट रिजल्ट्स इन 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, ये बात ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो हमारे 2 क्रोमेटिड है इन दोनों के अंदर डीएनए है, और ये डीएनए एक दूसरे की कॉपी तो है। क्या होता है, शुरू में क्रोमोसोम पे एक क्रोमेटिड मैंने बना दी, अब ड्यूरिंग डिवीजन, सेल डिवीजन से पहले आपकी डीएनए रेप्लिकेशन होता है, एक क्रोमोसोम अपनी जो क्रोमेटिड है उसका डीएनए अपनी कॉपी बनाएगा। अब ये कॉपी तो है, तो एक कॉपी इस सेल के पास गई, एक कॉपी इस सेल के पास गई, तो दोनों के पास जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो सेम ही तो गई, क्योंकि इनके पास जो ओरिजिनल हमारी सेल थी वो उसके अंदर ऐसे था। फिर डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, हर क्रोमोसोम पे 2 क्रोमेटिड आ गई, तो रेप्लिकेशन से जो नया डीएनए बना वो पुराने वाले की कॉपी ही तो बनेगा ना। तो फिर वही कॉपी इसके पास जा रही है, वही कॉपी इसके पास जा रही है, तो दोनों के पास सेम कॉपी जा रही है, तो दोनों ही क्या होंगी, जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स होंगी, तो ये बात है सही। अगला है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल्स आफ्टर माइटोसिस, ये बात तो गलत है, इक्वेशनल। माइटोसिस कैसा डिवीजन है, इक्वेशनल,
तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जैसे मान लो इसके पास 46 था, तो अब हम इनको भी एक एक अलग क्रोमोसोम काउंट करेंगे तो इसके पास भी 46 और 46 ही होगा, डबल थोड़ी ना हुआ। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन सी। आई होप इट इज क्लियर। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मेनी हिस्टोन molecules are required to wrap roughly 60,000 base pairs of DNA? तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि हिस्टोन प्रोटीन्स के बारे में है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो लेट मी चेंज द कलर। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हिस्टोन प्रोटीन्स के बारे में थोड़ा सा, कि हमारे जो हिस्टोन्स हैं वो बेसिक नेचर के पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं, और हिस्टोन्स आपके ऑक्टेमर की फॉर्म में है, मतलब 8 यूनिट हिस्टोन्स की मिलके, जैसे ये एक हिस्टोन ऑक्टेमर है, मतलब 8 के 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 8 हिस्टोन की कॉपीज हैं। ये दूसरा हिस्टोन का ऑक्टेमर है, ये तीसरा हिस्टोन का ऑक्टेमर है। ठीक है, अब डीएनए इनके चारों तरफ ऐसे रैप होता है, ऐसे। ठीक है, तो ये जो डीएनए है हमारा, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड, जबकि हिस्टोन पे मैंने कैसा चार्ज बताया? पॉजिटिव। तो ये नेगेटिवली चार्ज डीएनए विच इज रैप्ड अराउंड पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टेमर, तो ये जो एक स्ट्रक्चर हमारा बनता है, दिस इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोसोम। ये दूसरा न्यूक्लियोसोम है, ये तीसरा न्यूक्लियोसोम है। तो ऐसे हमारे डीएनए की जो रैपिंग है, क्योंकि डीएनए बहुत लंबा एक पॉलीमर है, तो सेल के अंदर उसको फिट होना है तो उसको कोइल होना होगा। तो उसका जो इनिशियल लेवल ऑफ कोइलिंग है वो कैसे होता है कि जो अपना डीएनए है वो पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टेमर के चारों तरफ रैपिंग करता है, और इनके रैपिंग से जो ये स्ट्रक्चर बना है, दिस इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोसोम। अब एक न्यूक्लियोसोम के अंदर आपके कितने बेस पेयर्स होते हैं? मतलब डीएनए अमाउंट इन अ न्यूक्लियोसोम इज 200 बेस पेयर। वैसे तो इसमें लिंकर डीएनए भी इंक्लूड करते हैं हम, ये 146 और ये प्लस मिलके 200। तो हम मान के चलते हैं कि हमारा जो एक न्यूक्लियोसोम है, स्टैंडर्ड जो हम लेके चलते हैं कि एक न्यूक्लियोसोम के अंदर डीएनए का कितना पार्ट कवर हो गया? 200 बेस पेयर्स। ठीक है, और हमारे पास टोटल जो डीएनए है, टोटल डीएनए, उसके अंदर कितने बेस पेयर्स हैं? अपने 60,000 बेस पेयर्स। ठीक है, और हमारे कितने बेस पेयर एक न्यूक्लियोसोम में है? 200। तो यहां से हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम कितने होंगे। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम कितने होंगे? 60,000 हमारे पास टोटल बेस पेयर है, और एक के अंदर हमारे 200 बेस पेयर हैं। तो हमारा यूनिटरी मेथड हम लगाएंगे तो 300 हमारे पास क्या होंगे? क्या होंगे हमारे पास? न्यूक्लियोसोम्स। ठीक है, अब हमें वो निकालना है हिस्टोन मोलिक्यूल्स। अब आपको पता है कि एक न्यूक्लियोसोम के अंदर कितनी यूनिट है हिस्टोन की? 8। तो टोटल 300 के अंदर हिस्टोन की कितनी यूनिट होंगी? 2400। ठीक है, तो 2400 हमारे पास क्या प्रेजेंट होंगे? हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होंगे, अगर हमारा डीएनए 60,000 बेस पेयर से बना है। तो आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। सिंपल सी बात है, टोटल हमारा जो डीएनए है वो 60,000 बेस पेयर्स है, एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर्स होते हैं, तो टोटल न्यूक्लियोसोम हमारे पास कितने बचे? 300। अब एक न्यूक्लियोसोम के अंदर हिस्टोन का नंबर होता है 8, तो 300 न्यूक्लियोसोम के अंदर हिस्टोन का नंबर हो गया 2400। अब अगर हमें इस टर्म्स में बताना है तो 24 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2.4 इंटू 10⁻³ सही बात है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अब हमें यहाँ से ये क्लियर नहीं है ऑप्शन, लेकिन जो भी ऑप्शन होगा आंसर हमारा क्या होगा? दिस इज द आंसर, 2.4 इंटू 10⁻³। सो दिस क्वेश्चन इज माई फेवरेट। अगर ये पूरा पूरा हमारा सेशन देखे तो मेरा क्वेश्चन ये जो फेवरेट है, जिसमें थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है, वो यही वाला अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा। सो आगे चलते हैं। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल apparatus ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल्स? तो ये भी याद रखने वाली ही बात है। स्पिंडल फॉर्मेशन क्या होती है कि ये सेल है, तो सेल डिवीजन के टाइम पे ये आपका सेंट्रोसोम है। ठीक है, जिसके अंदर
ये एक सेंट्रोसोम है। एक सेंट्रोसोम के अंदर क्या होते हैं, वन पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स, ऐसे होता है। और ये जो सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल है, ये कैसे काम करता है, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर की तरह से काम करता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइक्रो ट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर लिख दो, या इसकी तरह से काम करता है। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, ये जो हमारे सेंट्रियोल के पेयर हैं जो कि ऑपोजिट पोल्स पे हैं, ये सेंट्रोसोम अपनी कॉपी बनाता है, डुप्लीकेशन करता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ये अपनी कॉपी बनाता है। तो एक कॉपी तो इधर रह जाती है एक पोल पे, दूसरी कॉपी दूसरे पोल पे चली जाती है, और इन दोनों पोल्स के बीच में यहाँ से ट्यूबुलिन प्रोटीन के ये धागे निकलते हैं। ठीक है, जो कि क्या होता है कि जैसे मान लो ये सेल है, डिवीजन से पहले यहाँ पे ये न्यूक्लियस था। अब सेल डिवीजन के टाइम पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये तो डिसरप्ट हो जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है, और जहां पे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वहां पे उसके उस एरिया के अंदर ऐसे थ्रेड जैसे आपको स्ट्रक्चर नजर आएंगे, जो कि कौन से प्रोटीन से बने हैं, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से। और ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के जो सिलेंडर्स होते हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं, और इनको एक्सटेंड करने का जो काम है वो कहाँ से होता है, आपके सेंट्रियोल से, विच एक्ट्स एज द माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। तो स्पिंडल फॉर्मेशन हमेशा याद रखेगा, काम अगर है तो किसका है, सेंट्रियोल्स का। तो आंसर इज ऑप्शन ए। जबकि बाकी मैंने आपको पहले भी बताया, गोल्जी बॉडी ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल है, और लाइसोसोम्स आपके क्या हैं, सुसाइडल बैग्स है, और पेरोक्सीसोम्स जो है वो आपके पेरोक्साइड्स बनाते हैं, और ये प्लांट सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। तो ये इनका फंक्शन है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है मियोसिस इन्वॉल्व्स। तो बताया भी मैंने आपको कि मियोसिस में क्या होता है, आप एक जनरल सा स्ट्रक्चर देखिए, ये हमारी पेरेंट सेल है। ठीक है, अब इस पेरेंट सेल के अंदर अगर मैं लिखूं नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो कितना है हमारा, अगर मैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम को या प्लॉइडी को लिखती हूँ 2n, ये सेल है डिप्लॉइड, तो 2n तो हमारा प्लॉइडी बता रहा है। सेल के अंदर क्रोमोसोम के अंदर मतलब क्रोमोसोम की कितनी कॉपीज है, तो हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी है, तो ये सेल हो गई डिप्लॉइड। ओके, और यहाँ पे हम लिखते हैं कंटेंट ऑफ डीएनए, इस सेल के अंदर डीएनए कितना है, तो से ये डिप्लॉइड सेल है तो इसके कंटेंट को मैं लिखती हूँ सी से। तो अगर क्रोमोसोम डिप्लॉइड है तो डीएनए का कंटेंट भी कितना मिलेगा, 2c। ठीक है, ये न्यूक्लियस है इसका, तो 2c इसके अंदर डीएनए है, और 2n इसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। अब क्या होता है, डिवीजन करने से पहले, मतलब जब सेल का क्या चल रहा होता है, इंटरफेज। डिवीजन से पहले का फेज क्या कहलाता है, इंटरफेज। इंटरफेज में आपके G1, S और G2 ये 3 फेज होते हैं। तो इसमें S फेज के दौरान सेल क्या करती है, अपना डीएनए रेप्लिकेशन करती है, मतलब जो सेल के अंदर डीएनए है उसकी कॉपी बनाती है, लेकिन ये कॉपी आपस में अटैच रहती है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो S फेज के बाद यहाँ पे कितना बच रहा है हमारा, 2n ही रहेगा, लेकिन डीएनए की कॉपी बन गई, तो 2c से ये डीएनए का अमाउंट क्या हो गया, 4c। अब क्या होगा, इस सेल में मियोसिस 1 होगा, मियोसिस 1 से 2 डॉटर सेल बनेंगी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएगा, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे, तो इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो क्या हो गया, n एंड n, और डीएनए का अमाउंट भी क्या हो जाएगा, 2c इसके पास चला जाएगा और 2c इसके पास चला जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा फर्दर, मियोसिस 2 होगा, इसमें भी मियोसिस 2 होगा, और हमारे पास ये 4 डॉटर सेल बन गई। ठीक है, अब इनके अंदर जो क्रोमोसोम बचेगा वो क्या बचेगा, n तो पहले ही हो चुका है, n/2 तो होने से रहा। अब क्रोमेटिड सेपरेट होंगी तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो n रहेगा, बट डीएनए का अमाउंट अभी भी इसके पास 2c है, तो वो हाफ हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, 1c 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 1c। एक्चुअली क्रोमोसोम का नंबर तो आपका मियोसिस 1 में ही हाफ हो गया है, तो मियोसिस 2 का फंक्शन ही क्या है, डीएनए का जो अमाउंट है वो भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो आप इस पूरे केस में क्या देख रहे हैं कि डिवीजन तो 2 बार हुआ, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ कितनी बार हुआ, 1 बार, वो भी फर्स्ट मियोसिस से पहले। सेकंड मियोसिस से पहले डीएनए दोबारा से डुप्लीकेट नहीं होगा,
बल्कि जो अमाउंट इन सेल्स को मिला है वही हाफ हाफ इन सेल्स टोटल सेल्स में बढ़ जाएगा। तो टोटल सेल्स हमारे पास बचेंगी 4। ठीक है, तो देखें तो इन सब में से क्या आएगा, 1 साइकिल ई ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन बट 2 साइकिल्स ऑफ सेल डिवीजन एंड न्यूक्लियर डिवीजन। तो ये बात हमारी क्या है, सही। तो मियोसिस में डीएनए रेप्लिकेशन हुआ एक बार, लेकिन न्यूक्लियस का, क्योंकि डीएनए किसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमोसोम किसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर। तो डीएनए का और साइटोप्लाज्म, पहले तो इसका सेल का सारा साइटोप्लाज्म 2 में बटा, फिर 2 का साइटोप्लाज्म 4 में बटा। तो साइटोकाइनेसिस हुआ, कैरियोकाइनेसिस हुआ 2 बार, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन हुआ एक बार। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इफ अ सेल इज अरेस्टेड इन जी नोट फेज विच इज मोस्ट लाइकली फिट। अब ये जी नोट फेज क्या होता है कि सेल में क्या होता है, G1 फेज बताया, G1 के बाद प्रोसेस होता है S और G2 और फिर सेल एंटर करती है माइटोटिक फेज यानी M फेज में। बट कई बार क्या होता है कि G1 वाली सेल S फेज में जाने की बजाय चली जाती है एक अलग फेज में जिसको हम कहते हैं जी नोट फेज और क्विसेंट फेज। इसका मतलब है सेल यहाँ पे मेटाबॉलिकली तो एक्टिव है, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, लेकिन ये डिवीजन नहीं करेगी अभी के लिए, या परमानेंट भी हो सकता है, डिवीजन नहीं करेगी। तो सेल G1 से S में जाने की बजाय जी नोट फेज में एंटर कर गई है, जहां पे ये मेटाबॉलिकली एक्टिव है लेकिन ये डिवीजन नहीं कर रही। अब ये बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है सेल को सिग्नल ना मिला हो प्रॉपर, ग्रोथ फैक्टर्स की एब्सेंस में भी हो सकता है, या फिर जो हमारी न्यूरॉन्स हैं, जैसे न्यूरॉन्स आप कहते हो कि डिवाइड नहीं करती, तो इसका मतलब है न्यूरॉन्स अपने G1 से S में जाने की बजाय जी नोट फेज में चली गई, अब वो डिवाइड नहीं करेंगी और ये उनका परमानेंट हो गया है। कुछ सेल्स क्या करती हैं, जब सिग्नल मिलता है तो जी नोट से वापस G1 में चली जाती है और फिर अपना डिवीजन करती है। बट कुछ भी हो सकता है आगे, लेकिन अगर वो जी नोट में गई है तो इसका मतलब क्या है, इमिडिएटली अपोप्टोसिस नहीं होगा, इट विल डिवाइड नहीं, डिवाइड तो नहीं करेगी, एस फेज तो होगा ही होगा, अगर डिवीजन करना है तो इट तो डिवाइड करेगी नहीं। इट विल एग्जिट द सेल साइकिल, सही बात है, सेल साइकिल तो इसने छोड़ दिया, एंड रिमेन इन अ क्विसेंट स्टेट, ये एक ऐसी स्टेट में चली गई जहां ये मेटाबॉलिकली तो एक्टिव है बट इट विल नॉट डिवाइड। सो इट विल एंटर माइटोसिस डायरेक्टली, बताइए भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखें। A scientist discovers a new drug that inhibits microtubule polymerization. अभी बताया था माइक्रोट्यूब्यूल पॉलीमराइजेशन किसके लिए होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन स्पिंडल फॉर्मेशन। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट ने कोई एक ऐसी ड्रग इन्वेंट किया, सॉरी डिस्कवर की, जो स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होने दे। सो व्हाट वुड बी द प्राइमरी इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑफ दिस ऑन द सेल साइकिल। तो सीधी सी बात है, अगर स्पिंडल का क्या काम होता है सेल के अंदर, ये सेंट्रोसोम है तो ये स्पिंडल है, स्पिंडल की वजह से ही तो सेल, ये क्रोमोसोम इस स्पिंडल पे अलाइन होते हैं और फिर इन क्रोमोसोम्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो अलाइनमेंट होगा पहले क्रोमोसोम का, और फिर इन क्रोमोसोम की क्रोमेटिड इधर जाएगी, उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सेग्रीगेशन होगा। लेकिन अगर स्पिंडल ही नहीं बने तो क्रोमोसोम अलाइनमेंट और सेग्रीगेशन तो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक बात है, सीधा सा अगर लॉजिक लगाओगे तो स्पिंडल फॉर्मेशन का क्या होता है, इसी के साथ तो आके क्रोमोसोम अटैच होते हैं और फिर वो क्रोमोसोम अपना अपना रास्ता इन्हीं के थ्रू ढूंढते हैं और वो ऑपोजिट पोल पे जाते हैं। बट अगर ऐसा ही नहीं हुआ, क्रोमोसोम स्पिंडल बनेंगे ही नहीं, तो ऐसी बहुत सी ड्रग्स होती हैं। जैसे अगर ड्रग भी पूछ ले आपसे तो विनका जो ड्रग्स होती है, जो सदाबहार का पौधा होता है विनका रोजिया, उससे काफी सारी ड्रग्स मिलती है हमें, जो कैंसर के ट्रीटमेंट में भी यूज होती है, क्योंकि अगर ये क्रोमोसोम्स वगैरह नहीं अपना अलाइनमेंट करेंगे तो सेल डिवाइड नहीं करेंगी। तो विनका से हमें जैसे विन ब्लास्टिन, विन क्लिस्टिन, ये ड्रग्स मिलती हैं। और इसी तरह से एक और ड्रग है कोल्चिसिन। तो ये याद रखिएगा, ये ड्रग्स माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऑर्गेनाइजेशन को रोकती है, जिसके कारण क्रोमोसोम का अलाइनमेंट और सेग्रीगेशन डिस्टर्ब हो जाता है। तो आंसर आएगा बी। ठीक है, सीधा सा, बाकी सब तो हो सकता है, पता नहीं होगा नहीं होगा, बट जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो यही होगा। अगला भी इजी क्वेश्चन है, नेक्स्ट का क्वेश्चन है, ईच मेल गैमेट ऑफ प्लांट हैज 16 क्रोमोसोम। तो गैमेट की बात की है, मतलब एन, एन कितना है, 16 है।
द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द सेल ऑफ व्हाइट पल्प ऑफ अ कोकोनट। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि कोकोनट का जो आप खाते हो, जैसे ये कोकोनट है ऐसे, तो कोकोनट में आपको बीच में तो ये पानी मिलता है, और फिर ये व्हाइट पल्प जो आप खाते हो, ये पानी और ये व्हाइट पल्प दोनों ही क्या होते हैं, एंडोस्पर्म। जो आपका पानी है, पानी वाला कोकोनट वाटर है, दैट इज द न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और जो व्हाइट पल्प है जो हम खाते हैं, दैट इज द सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है, और एंडोस्पर्म क्या होता है, एंडोस्पर्म कैसे बनता है, टू फीमेल गैमेट, जिनको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई, फीमेल का जो पोलर न्यूक्लियाई यानी N+N, ठीक है, दो पोलर न्यूक्लियाई यानी N+N फ्यूज करते हैं वन मेल गैमेट से, जो कि N। तो जब ये तीनों आपस में फ्यूज करते हैं तो आपकी बनती है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और फिर वो सेल डिवाइड करके आपका क्या बनाती है, पूरा एंडोस्पर्मिक टिश्यू बनाती है। तो इस एंडोस्पर्म की प्लोइडी क्या हुई, क्योंकि एंडोस्पर्म की हर एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियाई, मतलब कितना जेनेटिक मटेरियल आया, तो पोलर न्यूक्लियाई से N+N और एक मेल गैमेट से फ्यूज हुआ। तो ये जो क्या होता है, इस फर्टिलाइजेशन, ये ट्रिपल फ्यूजन, जो आपका एंडोस्पर्म है ये किससे बनता है, ट्रिपल फ्यूजन से, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ट्रिपल फ्यूजन से बनेगा तो इसकी प्लोइडी होगा 3N, ठीक है। तो 3N, N अगर 16 है तो 3N कितना होगा, 3 × 16 यानी 48। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस पता होना चाहिए एंडोस्पर्म है व्हाइट वाला जो पार्ट है, और एंडोस्पर्म 3N होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ऑप्शन सी। अगला भी बहुत इजी है। The number of chromatids present in a human cell in G2 phase, prophase, post cytokinesis and G1 phase respectively are। तो अभी बताया G1 phase, S phase, G2 phase, फिर आपका न्यूक्लियर डिवीजन मतलब कैरियोकाइनेसिस, और फिर आपका सेलुलर डिवीजन यानी साइटोकाइनेसिस, ये होता है इवेंट। ठीक है, G1 फेज में क्या होता है, जो सेल है वो अपने आप को डिविज, मतलब ये G2 तक फेज जो है ये हम इन्हें क्या कहते हैं, इंटरफेज। इंटरफेज में सेल अपने आप को रेडी कर रही होती है डिवीजन के लिए, बट एक्चुअली डिवाइड नहीं कर रही होती है। तो G1 फेज में नए हिस्टोन प्रोटीन्स बनते हैं, नया डीएनए सिंथेसिस होगा, उसके लिए तैयारी होती है। जबकि एस फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो अगर मान लो मैं बोलूँ एक सेल है ओरिजिनल हमारी, तो उसके अंदर जो डीएनए का अमाउंट है वो शुरू में कितना है हमारा, 2C। ठीक है, अगर डिप्लॉइड सेल है तो डीएनए रेप्लिकेशन के बाद जीवन में हो गया 2C, और रेप्लिकेशन के बाद एस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4C। G2 में भी कितना होगा, 4C। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, तो हर सेल के पास कितना कितना गया, 2C, और साइटोकाइनेसिस के बाद भी हर सेल के पास क्या रहेगा, 2C। सिंपल सी बात है कि जो आपका एस फेज है उसमें न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, सॉरी डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, डीएनए का अमाउंट हो गया डबल। G2 में कोई डिवीजन नहीं हुआ, अभी क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड्स एज इट इज हैं, तो 4C। कैरियोकाइनेसिस मतलब एम फेज चला, एम फेज में जो डीएनए है वो डिवाइड हो गया दो डॉटर सेल्स के बीच में, तो दोनों ने अपना अपना डीएनए ले लिया 2C, और साइटोकाइनेसिस के बाद भी वो सेल 2C रहेंगी। ठीक है, तो अब देखो, अगर क्रोमेटिड ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन के अंदर क्रोमेटिड जो है, क्रोमेटिड क्या है, दो डीएनए क्या है, दो डीएनए का मोलिक्यूल इज इक्वल टू, क्योंकि एक क्रोमेटिड के अंदर हम क्या मानते हैं, एक मोलिक्यूल ऑफ डीएनए, दो क्रोमेटिड के अंदर 2C हो गया। ठीक है, ऐसे होता है। तो क्रोमेटिड कितनी होगी, ह्यूमन का है तो ह्यूमन के अंदर 46 होते हैं ना, तो जीवन में कितनी होगी, 46, इसमें कितनी हो गई डबल यानी 92, यहाँ पे भी 92, कैरियोकाइनेसिस के बाद 46, यहाँ पे भी 46, ये चलेगा। तो हमें क्या पूछा है, G2 फेज, G2 फेज में 92, तो ये दोनों तो रिजेक्ट कर दो। तो ठीक है, प्रोफेज, प्रोफेज में क्या चलेगा भाई, प्रोफेज तो यहाँ पे ना कैरियोकाइनेसिस में भी क्या होता है आपका, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो जो एक्चुअल न्यूक्लियर डिवीजन है वो टीलोफेज में होता है। तो प्रोफेज से लेके एनाफेज तक यहाँ पे अभी डबल ही चल रहा है, तो यहाँ पे कितनी होगी, 92। तो प्रोफेज में 92 हो गई, पोस्ट साइटोकाइनेसिस 46 हो गई, और जीवन में भी 46 हो गई। तो आंसर क्या आएगा हमारा,
ऑप्शन ए। आई होप क्लियर है भाई। कोर्स ज्वाइन कर लो, मैं बता रही हूँ बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। और जब आप पेपर वाले दिन वो पेपर देखोगे तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि हाँ ये तो हमने सारा पढ़ा हुआ है। सो मैक्सिमम बेनिफिट्स गेन कीजिए, फ्री में मिल रहा है। अब आ जाते हैं बायोमोलिक्यूल्स की तरफ। तो बायोमोलिक्यूल्स में क्या है, पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स पेप्टोन्स। तो पेप्टोन्स क्या होते हैं, देखिए प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स का हाइड्रोलिसिस होता है, पार्शियली होगा अभी तो, और इसके दौरान आपके क्या बनते हैं, छोटे छोटे पेप्टाइड्स। और ये पार्शियली हाइड्रोलाइज जो प्रोटीन्स है, मतलब प्रोटीन अभी पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुए, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए हैं, तो क्या है, पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स। और कुछ अमाइनो एसिड फ्री भी हो गए हैं, प्लस फ्री अमाइनो एसिड जो बन गए हैं, तो इनके मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, पेप्टोन्स कहते हैं। सो पेप्टोन्स आर पार्शली डाइजेस्टेड या पार्शली हाइड्रोलाइज्ड जो प्रोटीन्स हैं, जिनमें से थोड़े बहुत अमाइनो एसिड्स अलग हो गए, बट अभी भी प्रोटीन के पेप्टाइड्स, मतलब बहुत सारे अमाइनो एसिड। प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन है, अमाइनो एसिड्स। तो जब प्रोटीन पूरी तरह से डाइजेस्ट होंगे, मतलब हर अमाइनो एसिड एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, लेकिन पेप्टोन्स के अंदर अभी भी टुकड़े प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स हैं। जबकि जाइमोजन फॉर्म, जाइमोजन क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीएजेस। तो पेप्सिन की जाइमोजन फॉर्म तो क्या होती है, पेप्सिनोजन होती है। तो ये तो गलत बात हो गई ना। एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ पेप्सिन, ये तो ऑलरेडी पेप्सिनोजन से एक्टिव होके पेप्सिन बनता है, तो पेप्सिन तो ऑलरेडी एक्टिव है। एन इंटेस्टिनल मिक्सचर ऑफ प्रोटीन म्यूकस बाइकार्बोनेट्स, नो नो नो। इंटेस्टिनल म्यूकस मिक्सचर जो है इन सब का, वो काइम होता है और उसके अंदर और भी चीजें हैं, बट ये पार्शली डाइजेस्टेड प्रोटीन वाला जो पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, पेप्टोन्स। सो आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन ए। Moving to the next, which one of the following amino acid is least likely to be in the core of protein। अब देखिए आपके जो प्रोटीन होते हैं, जैसे ग्लोबुलर प्रोटीन्स की मैं बात करूं, तो ग्लोबुलर प्रोटीन्स में क्या होता है, सेल का जो अंदर का एनवायरनमेंट होता है वो कैसा होता है, एक्वस। सेल के अंदर साइटोसोल है, साइटोसोल क्या है, पानी है, एक्वस है। तो एक्वस एनवायरनमेंट में ये ग्लोबुलर प्रोटीन किस तरह से होंगे, कि पानी पानी है चारों तरफ, ठीक है, तो ये प्रोटीन कैसे होंगे, ऐसे ऐसे हैं ये ग्लोबुलर प्रोटीन। तो अंदर जो इनका पार्ट होगा, जो कोर होगी, वो पानी से दूर है। पानी से दूर क्यों है, क्योंकि उसका नेचर कैसा है, हाइड्रोफोबिक है। और जो बाहर की साइड पे जो प्रेजेंट होगा पानी के कांटेक्ट में, वो क्या होगा, हाइड्रोफिलिक। तो जो कोर है, कोर के अंदर क्या आना चाहिए आपका, हाइड्रोफोबिक पार्ट, तभी तो एक्वस मीडियम में वो स्टेबल रह पाएगा। तो थोड़ा सा दिमाग चाहिएगा। एक्वस मतलब पोलर, और हाइड्रोफोबिक मतलब क्या है यहाँ पे, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर पार्ट रिपेल्स, रिपेल हो जाएगा। तो जो कोर है अंदर की साइड इन ग्लोबुलर प्रोटीन, जैसे ग्लोबुलर प्रोटीन है हमारा, तो अंदर कोर में क्या मिले, और चारों तरफ साइटोसोल पानी पानी है, तो अंदर वाला पार्ट पानी से हेट करता है, तभी तो अंदर है। और जो बाहर वाला पार्ट है इधर, यहाँ पे चार्ज मिलेगा जो पानी से लव करता है, तो अंदर कोर में हाइड्रोफोबिक पार्ट मिलेगा। तो कोर में लीस्ट लाइकली कौन होगा, हाइड्रोफिलिक ना, सबसे कम किसके चांसेस है, कोर में हाइड्रोफिलिक के। तो आर्जिनिन हमारा कैसा है, याद करना पड़ेगा, पोलर है। बाकी फिनाइल एलेनिन, आइसोल्यूसिन और वैलिन कैसे हैं हमारे, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर तो आपको कोर में मिल जाएंगे, बट पोलर वाला कोर में नहीं मिलेगा। सो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, ये भी इजी है। तो ये क्या कहता है, देखिए गिवन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स। तो गिवन स्ट्रक्चर में क्या है, अगर आपको थोड़ा भी आइडिया हो, तो हमारा ग्लिसरॉल होता है। ये तो कलर जमा नहीं, इन कलर चेंज करते हैं। तो देखिए ग्लिसरॉल जो होता है हमारा, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल कैसा होता है हमारा, CH2OH, CHOH, CH2OH, ठीक है, ये होता है हमारा ग्लिसरॉल, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। इसके साथ 3 फैटी एसिड जुड़ते हैं,
ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर हमारा बनता है, देखिए ये एक फोस्फोलिपिड है, और फोस्फोलिपिड में भी एक इसका स्ट्रक्चर है लेसिथिन। लेसिथिन इज अ फोस्फोलिपिड। इसके अंदर आप देख रहे हैं ये वाला जो पार्ट है ग्लिसरॉल, इसके साथ फैटी एसिड जुड़ेगा। फैटी एसिड क्या होता है हमारा, कोई भी आर पार्ट है उसके साथ COOH, ये कार्बोक्सिलिक पार्ट है, यहाँ पे बनाती हूँ मैं, CH2OH, CHOH, CH2OH, ये हमारा ग्लिसरॉल। इसके साथ फैटी एसिड जुड़ेंगे, COOH, R1, COOH, R2, और यहाँ पे हमारा जुड़ेगा तीसरा फैटी एसिड। तीसरा फैटी एसिड में क्या प्रेजेंट, ये तो देखो ये तो दो एस्टरिफिकेशन हो गए। तीसरे में क्या प्रेजेंट है हमारे पास, फोस्फेट ग्रुप, ये फोस्फेट ग्रुप है विच इज H3PO4, और उसके साथ ये क्या जुड़ा हुआ है हमारा, CH2, CH2N, CH3, CH3, CH3। ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज कोलिन विच इज एन अमोनियम डेरिवेटिव। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें आपको क्या मिल रहे हैं, दो, एक फैटी सॉरी एक ग्लिसरॉल के साथ दो फैटी एसिड का एस्टरिफिकेशन, और एक फिर आपका फोस्फोरिक एसिड और साथ में कोलिन। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है, लेसिथिन का, विच इज अ फोस्फोलिपिड। सो आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मोलिकुलर सीजर इज द एंजाइम दैट क्लीव्स डीएनए मॉलिक्यूल। मोलिकुलर सीजर सबसे पहले तो किसको कहते हैं हम, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर आपने पढ़ा होगा किसको कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएसिस। ये हमारे एंजाइम्स हैं जो डीएनए को कट करते हैं स्पेसिफिक साइट से। तो क्योंकि ये डीएनए पे कट लगाते हैं तो इन्हें हम मोलिकुलर सीजर्स कहते हैं। ठीक है, अब ये कहता है कि ये कौन से बॉन्ड को तोड़ते हैं, तो जाहिर सी बात है डीएनए में, डीएनए किसका पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड, 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 न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ऐसे है। तो ये जो दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो ये बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड किसके बीच में बनता है, शुगर एंड फोस्फेट के बीच में ऐसे होता है। इस न्यूक्लियोटाइड का फोस्फेट, इस न्यूक्लियोटाइड का फोस्फेट, सॉरी इस न्यूक्लियोटाइड का शुगर, इस न्यूक्लियोटाइड का शुगर, और दोनों में क्या होगा, के बीच में किसके थ्रू लिंकेज होगी, फोस्फेट ग्रुप के थ्रू। तो ये एक एस्टर बॉन्ड है, ये एक एस्टर बॉन्ड है, तो दोनों को मिला के हमारा क्या बनता है, फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये देखिए बहुत ही ना डिटेल, एक्चुअली ये एक रैपिड रिवीजन है, तो अगर हम बहुत ज्यादा डिटेल में चले जाएंगे तो हमें बहुत सारे घंटे लग जाएंगे। तो ये आप ऐसा अज्यूम करके आपको पढ़ाया जा रहा है कि आपको ये चैप्टर्स याद हैं, जस्ट हम एक क्विक रिकैप ले रहे हैं। फिर भी मैंने अपनी तरफ से बहुत सारा एक्सप्लेन किया है। अगर फिर भी डाउट होता है तो कमेंट कीजिए और आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे। तो हमें पता है कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में बॉन्ड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड का शुगर, दूसरे का शुगर और बीच में फॉस्फेट, फिर इसका इस बीच में फॉस्फेट, फिर इसका शुगर, ऐसे चलता है। तो ये जो एंजाइम है ये कहाँ से कट लगाता है, इन बॉन्ड्स पे से, और ये बॉन्ड्स कौन से हमारे, फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन, आई होप इट इज क्लियर। अब देखते हैं हमारा, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, यस। सो लास्ट क्वेश्चन है, कभी कभी आपको जरूरी नहीं है ये मैच द कॉलम में कि आपको सारा पता हो, तो कभी कभी आपको कुछ पता होता है, कुछ आपको पता चल जाता है। ठीक है, अगर आपको एक दो भी पता है, मैच हो जाएंगे तो आप इजीली आंसर निकाल सकते हो, वैसा इस क्वेश्चन में भी हो जाएगा। इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन के बारे में, इंसुलिन एक हार्मोन है। हार्मोन कैसा है, एक पेप्टाइड हार्मोन है। पेप्टाइड मतलब प्रोटीन ही लगा लो, और प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन्स आर हेट्रोपोलिमर्स। हेट्रोपोलिमर क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रोटीन अमाइनो एसिड से बने हैं, लेकिन सारे अमाइनो एसिड सेम तो नहीं है, 20 डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड्स को लिंक करते हैं तो प्रोटीन बनते हैं। तो इसका मतलब प्रोटीन एक हेट्रोपोलिमर होता है, और इंसुलिन भी एक प्रोटीन है, तो ये क्या हो गया, हेट्रोपोलिमर। तो पी का हमारे पास क्या आ गया, 4। अगला है इन्युलिन, तो इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, इन्युलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, वो ठीक है मैं बताऊंगी आपको। और चलो ठीक है ये भी निकाल लेते हैं। इन्युलिन क्या है हमारा,
इन्युलिन आपने पढ़ा होगा, इन्युलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, और सारी यूनिट्स इसकी क्या है, फ्रक्टोज है, तो सारी यूनिट सेम है, तो इट इज अ होमोपॉलीमर। सो क्यू का क्या आ जाएगा, 2। लेक्टिन, लेक्टिन आप किस में पढ़ते हो, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, तो प्लांट्स के अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, जिनमें से एक कौन है हमारे, लेक्टिन्स, जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। और एस क्या है, लेसिथिन, लेसिथिन आपने अभी भी पढ़ा था, लेसिथिन पिछला जो क्वेश्चन था हमारा आपको याद होगा, ये लेसिथिन ही है, और इसमें क्या भी प्रेजेंट है, कोलिन प्रेजेंट है। तो लेसिथिन इज अ फोस्फोलिपिड एंड इसके अंदर क्या भी प्रेजेंट है, कोलिन, और कोलिन में आपने देखा होगा ऐसे था, CH2 CH2 NCH3 CH3, तो यहाँ पे अमोनिया है ना, CH और अमोनिया के डेरिवेटिव हुआ ये, अमोनिया में NH3 होता है, और N के साथ यहाँ पे H3 की बजाय क्या लगा है, 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, कोलिन है ये, तो कोलिन इसके साथ OH ग्रुप भी जुड़ा होता है। तो कोलिन एक अमाइनो अल्कोहल होता है जो अमोनियम का डेरिवेटिव होता है, तो क्वाटरनरी अमोनियम डेरिवेटिव। ज्यादा डिटेल मत जाओ, मैंने बोला 3 पता है तो चौथा अपने आप हो गया। तो एस क्या हो जाएगा, क्योंकि कोई आपसे लेसिथिन का स्ट्रक्चर पूछ सकता है, कोलिन के बारे में पूछ सकता है, ठीक है, बट ये फिर अपने आप पता चल जाएगा कि अमोनियम डेरिवेटिव है, तो ये क्या आ जाएगा आपका 3। तो सारा क्या है, P4Q2R1S3, तो आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का, ऑप्शन फर्स्ट। तो ये थे आज के हमारे PYQs, आई होप सारे क्लियर हैं। और देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो IIT 2026 वाला प्रीमियम क्रैश कोर्स है लॉन्च हम कर चुके हैं, फ्री में अवेलेबल है। NEST के लिए भी यहाँ पे क्वेश्चंस जैसे हमने पीछे भी देखे, तो इसका फायदा क्या क्या है कि आपको लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे हैं, मेंटोरशिप मिल रही है, टेलीग्राम ग्रुप से आप हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, और आपको CBT कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, टेस्ट CBT कंप्यूटर बेस्ड जो आपके मॉक टेस्ट हैं वो आप कर पा रहे हैं, और साथ में उनका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। सो मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, और आप जल्दी से, क्योंकि पेपर की डेट नज़दीक आ रही है, सो प्लीज़ आप ज्वाइन कीजिए। और 4 सब्जेक्ट प्रिपरेशन, जैसे आप मैथ्स वाले बैकग्राउंड से हैं तो बायो के लिए आपको क्या करना है कि आप स्कोर कर पाएँ, तो उसके लिए भी आपको अलग से गाइडेंस मिलेगी। तो डोंट बी लेट, join us, have a nice day, thank you।